हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का L12 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट और उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और उसी का एक टॉपिक आज हम लेंगे। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या हमें सब कुछ इधर पढ़ना है, ये चीज़ें। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं रंध्र यानी स्टोमेटा और उससे जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो आज प्रैक्टिकल वाली क्लास है। उसके बाद हम रंध्र के कार्य देखेंगे और उसके बाद कुछ बाहरी त्वचीय अतिवृद्धियां यानी कि एपिडर्मल आउटग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, कैसी होती है। छोटा सा टॉपिक है, हम पहले कई बार रंध्र पढ़ चुके हैं और इसीलिए थोड़ा ईजी भी है। तो शुरू करते हैं। रंध्र क्या है थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे जो कि आपके एग्जाम पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे उसे। सबसे पहले बात करते हैं, प्रत्येक रंध्र दो वृक्काकार या डंबलाकार रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है। यहाँ पे दो चीजें आई हैं जो भारी भरकम से वर्ड आपको दिख रहे होंगे, 100 किलो के। आपको लग रहा होगा ये क्या बोल दिया मैम ने, जिसमें पहला है डंबलाकार। जो आपने देखा है ऐसा कुछ शेप, कभी अगर आपने ध्यान दिया हो इस तरह का, इसको बोलते हैं डंबलाकार शेप। तो हमारे पास जो पत्तियों के ऊपर ऊपरी सरफेस पे, अभी मैं सिर्फ ऊपरी सरफेस का नाम ले रही हूं क्योंकि अभी आपको डिटेल हमने नहीं बताई है। तो ऊपरी सरफेस पे और निचली सरफेस पे भी होते हैं पत्तियों की, आपको रंध्र मिलते हैं और इन्हीं रंध्र के बारे में हमें पढ़ना है। अब जो रंध्र है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहली जो मेन कोशिकाएं हैं वो होती है रक्षी कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं, या जिनको हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये या तो सेम के बीच के आकार की हो सकती है कुछ इस तरह से, या फिर डंबल शेप भी हो सकती है जो कि यहां पे आपको दिख रहा होगा। दोनों ही प्रकार की हो सकती है। डंबल शेप की जो आपको कोशिकाएं हैं वो आपको जनरली जो मिलेंगी वो मरुद्भिद यानी कि कनेर, बरगद, इस प्रकार की पत्तियों के रंध्रों में मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों में आपको ये वाली यानी कि डंबल शेप आकार की क्या मिल सकती है, रक्षक कोशिकाएं मिल सकती। तो ये दो रक्षक कोशिकाएं हैं और दोनों प्रकार है, आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल भले ही आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये आपको शेप ध्यान रखना है। तो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं हम, रक्षक कोशिकाएं या गार्ड कोशिकाएं कहते हैं। रक्षक कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं, दूसरा और क्या नाम है इनका, द्वार कोशिकाएं, क्योंकि यही जो है हमारे रंध्र यानी कि स्टोमेटा का द्वार बनाएंगी यानी कि गेट बनाएंगी। गेट इन द सेंस कि क्योंकि हमें पता है रंध्र जो है वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो गैसों को आने जाने के लिए जो दरवाजे की जरूरत होगी वो दरवाजे का निर्माण इन्हीं रक्षक कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, रंध्र को छोटा या बड़ा करने, बंद करने का कार्य करती है। या तो छोटा करेगी यानी कि जो रंध्र का होल है, आपको यहाँ बीच में एक होल दिख रहा होगा, यही हमारा मेन स्टोमेटा है यानी कि रंध्र है। और इस रंध्र को बड़ा करना है, छोटा करना है, बंद करना है, खोलना है, ये सारी जिम्मेदारी इन रक्षक कोशिकाओं की है जो हमने अभी बनाई है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं की कुछ स्पेशलिटी है वो अभी हम देखेंगे। इन कोशिकाओं के जीव द्रव्य में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं कोशिकांग यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये पादप कोशिका यानी प्लांट सेल है तो ऑब्वियसली इसमें क्या मिलना है हमें, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक तो मिलना ही है, तो वो और केंद्रक भी है इनमें। और क्लोरोप्लास्ट को हम जनरली यहाँ पे शो करेंगे कुछ इस तरह से, जब हम इनका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली तथा रंध्रों की ओर वाली भीतरी भित्ति मोटी होती है। ये जो किसी भी टाइप की कोशिका है, चाहे वो डंबल वाली हो चाहे वो नॉर्मल सेम के बीच के आकार की हो, क्या होता है कि जो अंदर वाली सतह है,
अंदर वाली भित्ति है। किसकी अंदर वाली भित्ति? इन रक्षक कोशिकाओं की। वो क्या होगी? वो मोटी होगी इस तरह से। और बाहर वाली जो भित्ति है, ये बाहरी भित्ति है, ये कैसी होगी? ये पतली होगी। तो आपको इसको थोड़ा गाढ़ा बनाना है, 2-3 बार पेन घुमाएंगे तो थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा। इस तरह से बनाना है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट तो है ही, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा आप इसको मोटा बना दें, इधर भी, क्योंकि ये कोशिका है तो इसकी बाहरी भित्ति ये हो गई, अंदर वाली भित्ति यानी भीतरी भित्ति ये हो गई। अब हम देख कर आते हैं कि रंध्र दिखते कैसे हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो फटाफट से आप वो प्रैक्टिकल वीडियो देख कर आइए, फिर हम आपको बताते हैं कि और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती है स्टोमेटा के अंदर। हेलो बच्चों, तो आज हम लीफ में प्रेजेंट जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, वो देखने वाले हैं। और आप सोचेंगे स्टोमेटा के बारे में आज तक तो पढ़ा ही था, लेकिन आज हम उसे क्लियरली देखेंगे। और कहाँ देखेंगे? तो देखो, लीफ में बहुत, हर किसी लीफ में देख सकते हैं हम, लेकिन हम ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी चीज़ जो हम सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिमेन सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते, कि जहाँ पे हमें स्टोमेटा अच्छे बड़े दिखाई दें। तो बड़े स्टोमेटा देखने के लिए हम यहाँ पे रिया या रियो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी सी उसकी ऐसी है, लेकिन हिंदी में आपकी बुक में रिया का पौधा लिखा होगा। तो रिया के पौधे की ये हमारे पास लीफ है, और इसी में हम क्या करने वाले हैं? रंध्र देखने वाले हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ये एक प्लांट है और प्लांट सेल है, तो इसे फिल्टर करना पड़ेगा। जैसे कैमरे से हम सेल्फियाँ फिल्टर करते हैं, वैसे इसको अभिरंजित यानी स्टेन करना पड़ेगा इसे। तो क्या करना है? हमारे पास वही एक वॉच ग्लास है, पुराना सामान, और हमारे पास है सेफ्रेनिन, क्योंकि पादप कोशिका यानी प्लांट कोशिका, प्लांट सेल को स्टेन करने के लिए हम जनरली सेफ्रेनिन का यूज़ करते हैं। बस इन्हीं 2-3 चीज़ों से, और हमारे पुराने कुछ हथियार हैं, उन्हीं का यूज़ करते हुए आज हम स्टोमेटा यानी रंध्र देखने वाले हैं। क्या करना है? सबसे पहले हम इस लीफ को जनरली हाथों से ऐसे टीयर कर देंगे, फाड़ देंगे, और इसमें से कुछ कोशिकाएं निकाल लेंगे, और उन कोशिकाओं को पानी में डालना है। तो सबसे पहले हम कोशिकाएं निकाल देते हैं हमारे फोर्सेप्स से। ये हमारे पास फोर्सेप है, इसमें से हम कुछ, वही जैसे हमने प्याज की झिल्लियाँ निकाली थी, वैसे लंबी लंबी कोशिकाएं निकाल लेते हैं। ऐसे स्क्रैच करके आप इजीली, आपको दिख रही होगी इसमें, जैसे प्याज की दिखने लग जाती है। तो हम ये कोशिकाएं यहाँ से निकाल कर पतली पतली झिल्लियाँ पानी में डाल देते हैं, ताकि हमें इसे स्टेन कर सकें। अब ये हमारी झिल्ली निकल चुकी है। क्यों ऊपर वाली झिल्ली ली? क्योंकि पत्ती की सतह पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? रंध्र या स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो हमने इसका ऊपर का जो झिल्ली थी, जिसको हम जनरली एपिडर्मिस कहते हैं या अधिश्चर्म कहते हैं, वो हमने निकाल ली और यहाँ पर रख दी। अब हम इसे स्टेन करेंगे, और स्टेन करने के लिए हमें चाहिए एक वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास में हम कुछ बूंदे जो हैं वो सेफ्रेनिन की डालेंगे, बिल्कुल 1 और 2 ड्रॉप, 1 ड्रॉप से भी काम हो जाएगा, क्योंकि इस पत्ती का कलर ऑलरेडी डार्क है। इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे, और ये जो झिल्ली हमने यहाँ पे, यानी कि जो अधिश्चर्म हमने निकाल के रखी है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके लेकर हम इसे सेफ्रेनिन में डाल देंगे। पाँच मिनट इंतज़ार करेंगे, 2-3 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट तो फिर भी ज़्यादा हो गया। 2 मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे कि हमारी जो पत्ती है वो सेफ्रेनिन को अच्छे से अपने अंदर ले ले, यानी कि उस पर फिल्टर लग जाए, स्टेन लग जाए, और फिर हम उसे माइक्रोस्कोप में अच्छी तरह देख सकें। अब 2 से 5 मिनट हो गए हैं और पत्ती ने
सेफ्रेनिन का रेड कलर ले लिया होगा। अब हमें क्या करना है, वही माइक्रोस्कोप में देखना है हमें। माइक्रोस्कोप को हम ले आए हैं फ्रेम में, ठीक है। तो क्या करना है, एक साफ सी स्लाइड लेनी है, बिल्कुल प्लेन, ठीक है। उस पे हम क्या करेंगे, ग्लिसरीन की 2 या 3 बूंदे डालेंगे, 2 या 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्लिसरीन की 1 ड्रॉप हमारी स्लाइड पर डालेंगे और धीरे से निडल की हेल्प से, निडल जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, उसकी हेल्प से हमारी जो रियो की पत्ती की अधिश्चर्म है उसे यहाँ से जहाँ पे हमने सेफ्रेनिन में उसे अभिरंजित करके रखा हुआ है वहाँ से लेकर, आप ब्रश की हेल्प से भी ले सकते हैं, स्लाइड पर रख देंगे ग्लिसरीन की ड्रॉप पर और कवर स्लिप से इसे ढक देंगे। कवर स्लिप का मैंने आपको बताया, जब भी कवर स्लिप को पकड़ें हमेशा इस तरह पकड़ें, ऐसे ना पकड़ें दबाकर, हमेशा ऊपर से पकड़ें ताकि उस पर आपके फिंगरप्रिंट नहीं आए, नहीं तो माइक्रोस्कोप में रंध्रों की जगह फिंगरप्रिंट दिखेंगे। और निडल की हेल्प से अच्छे से, आपको पहले भी बताया है जैसे, इसको इस तरह से प्लेस कर देंगे। अब हमारी स्लाइड बिल्कुल प्रिपेयर हो गई है। अब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखने वाले हैं कि कैसे हमारे रंध्र दिख रहे हैं। हाँ, तो अब हम जो है माइक्रोस्कोप में हमने स्लाइड सेट कर दी है और अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे दिख रहे हैं हमारे स्टोमेटा। काफ़ी स्टोमेटा है इसमें और आपको जब स्लाइड का मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि बहुत बड़े बड़े स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम रिया की पत्ती को यूज़ करते हैं ताकि हमें स्टोमेटा की साइज़ जो है वो अच्छे से बड़ी दिखे। तो देखा आपने कि कैसे दिखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हम क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर आपको समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक एक संरचना समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखा आपने प्रैक्टिकल, और जब आपने प्रैक्टिकल देखा होगा तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसा स्लाइड दिखी होगी माइक्रोस्कोप के अंदर। अब यहाँ पे आपको रंध्र कहाँ दिखेंगे, तो रंध्र आपको दिख रहे होंगे। रंध्र का शेप आपको बताया कुछ ऐसा है, तो ऐसा शेप ढूंढिए जरा इस पिक्चर में, और जहां पे आपने वीडियो देखा है वहां पे ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। ब्लैक से बना दूं थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ छुपे हुए से रंध्र आपको दिख रहे हैं, काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं। हमने यहाँ पे ट्राइडेस्केंशिया की लीफ ली है, जिसको हम रियो की लीफ भी कहते हैं या रिया की लीफ भी कहते हैं। एनसीईआरटी में रिया भी लिखा हुआ है उसके लिए। क्यों लिए, क्योंकि उस पर हमें रंध्र अच्छे से बड़े बड़े दिखाई देंगे, जैसे कि आपको वहां पे वीडियो में भी दिखे होंगे और यहाँ पर भी दिख रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा शेप दिख रहा है सेम के बीच के आकार का, वैसे ही शेप के होते हैं। यहाँ पे और कटा हुआ दिख रहा है, और पत्तियों की ऊपरी व निचली सतह पर, दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। लेकिन उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें देखने हैं। सबसे पहली बात, और क्या क्या होता है, तो जब रंध्र हमने बनाए, ये हमारी वो द्वार कोशिकाएं हैं, यानी कि गार्ड सेल्स है। इन गार्ड सेल्स के चारों ओर कुछ और नॉर्मल प्रकार की सेल्स भी पाई जाती है। अच्छा, ये रंध्र हम कहां से देख रहे हैं, ये हमारी पत्ती है, पत्ती पर आपको यहां पे रंध्र मिलेगा ऊपरी सतह पर, तो हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं ना, पत्ती को काट के या ट्रांसवर्स सेक्शन में नहीं देख रहे हैं, हम इसको टॉप से देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप में भी हमने जो झिल्ली लगाई थी वो ऊपर से निकाल के लगाई, ऐसे ही आप निचली झिल्ली भी लगा सकते हैं। तो निचली झिल्ली को भी लगा, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर देखेंगे तो आपको वहां पे भी क्या मिलेंगे, रंध्र मिलेंगे। लेकिन दोनों की संख्या में कुछ अंतर है जो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये जो है, ये कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं सहायक कोशिका। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्यों सहायक कोशिका कहते हैं, क्योंकि रंध्रों के खुलने और बंद होने में इन्हीं कोशिकाओं का
योगदान होता है थोड़ा बहुत। हालांकि खुलने और बंद होने में हम कह रहे हैं कि गार्ड सेल्स काम करती है, लेकिन गार्ड सेल्स अकेले ये काम नहीं कर पाती, उन्हें सहायक कोशिकाओं की जरूरत होती है। थोड़ा सा अभी कुछ चैप्टर्स आएंगे आगे, वहां पे आप पढ़ेंगे कि कैसे रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि क्या होता है। जनरली जब रंध्र ओपन होते हैं यानी कि खुले होते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो सहायक कोशिकाएं हैं, इनमें जो जल होता है, ये जल गार्ड कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ही गार्ड कोशिकाओं में जल प्रवेश करेगा तो गार्ड कोशिकाएं फूल जाती हैं, वो फूले नहीं समाती क्योंकि उनमें पानी आ जाता है। जैसे ही वो फूले नहीं समाती तो वो क्या करती हैं, अपना ये जो गैप है, इस गैप को बड़ा कर लेती है। ये गैप बड़ा हो जाता है जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये है रंध्रों की खुली अवस्था, क्योंकि आपको यहाँ पे जो गैप दिख रहा है यानी रंध्र दिख रहे हैं वो काफी बड़ा है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, इसका जस्ट उल्टा। जब सहायक कोशिकाएं क्या कर लेती है, बोलती है कि नहीं बहुत ज्यादा ही जल दे दिया तुझे, चल वापस दे, है ना, उधार दिया हुआ जल वापस मांग लेती है। तब क्या होगा, ये कोशिकाएं जो हैं वो वापस कैसी हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो कुछ ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी, ये देखिए। अब आपको जो बीच का गैप है, भीतरी भित्ति के बीच का गैप, वो बहुत पतला दिख रहा होगा, है ना, छोटा सा है तो सही लेकिन न के बराबर है। इसे हम कहते हैं बंद रंध्र यानी कि क्लोज्ड स्टोमेटा। ये होता क्यों है, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मैलिक अम्ल, बहुत सारी थ्योरीज दी हुई है वैज्ञानिकों ने इसके बारे में। कुछ कहते हैं कि इसमें मैलिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से जल को अंदर ले लेता है। कुछ कहते हैं इसमें सांद्रता अधिक हो जाती है इसलिए जल आधा चला जाता है। तो काफी थ्योरीज है जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि जल के अंदर या बाहर जाने की वजह से जब गार्ड सेल यानी रक्षक कोशिकाएं फूली हुई अवस्था में रहती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्फीत अवस्था, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्जिडिटी या टर्जिड फेस। ठीक है, और जब सिकुड़ जाती है, इसको नोट कर ले, स्फीत यानी टर्जिड और सिकुड़ना जिसको हम बोलते हैं फ्लैसिड। फ्लैसिड फेस में होती है, तब क्या हो जाता है, रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है, इनकी भी रामायण सुन लेते हैं। द्वार कोशिकाएं भी चारों ओर से अनेक कोशिकाओं द्वारा घिरी रहती है, जिसे सहायक कोशिकाएं यानी कि सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। ये नॉर्मल सेल्स होती है, पैरेन्काइमेटस यानी कि मृदुत्तक कोशिकाएं। साधारणतया द्विबीजपत्रों की पत्तियों में रंध्र बिखरे हुए होते हैं। अगर हम डाइकोटिलेडन्स की बात करें तो उनकी पत्तियों में जो रंध्र है वो बिखरे होते हैं, यानी कि रैंडमली आपको मिलेंगे। ऐसी कोई फिक्स जगह नहीं है कि यहाँ है तो दूसरा उसके इतने सेंटीमीटर दूर ही होगा, है ना, जैसा कि हमने पिक्चर में भी देखा। रैंडमली क्या है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक हो सकता है यहाँ कहीं हो ही नहीं, फिर बहुत दूर हो। तो ऐसे रैंडमली क्या हो सकते हैं, बिखरे हुए हो सकते हैं। लेकिन जबकि एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में ये समांतर कतारों में व्यवस्थित होते हैं। ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का एक और डिफरेंस है। आते रहेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे डिफरेंस अंदर भी, मेन तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन ये इंटरनल है। क्या होगा, कतारों में, जैसे मान लो ये एक बीजपत्री की पत्ती है, ठीक है, तो वहां पे आपको इस तरह से लाइन में अरेंज मिलेंगे प्रॉपरली। ऐसा कंपलसरी भी नहीं है लेकिन मिल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम में ऐसा देखा गया है। एक और डिफरेंस, रंध्र पत्तियों की दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, जो कि मैं अभी कहने वाली हूं। अब आप बोलेंगे दोनों सतह क्या होती है, तो आपने पत्ती देखी है, पत्ती क्या दोनों तरफ से एक जैसी दिखती है। अगर हम द्विबीजपत्री पत्तियों की बात करें जो कि आपके आसपास फैली हुई है ना, ऊपर वाली जो सरफेस होती है वो आप देखेंगे थोड़ी सी डार्क कलर की शाइनी सी होती है, और नीचे वाली जो सरफेस होती है वो थोड़ी लाइटिश होती है। ऊपर वाली को हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, यानी कि कौन सी सतह बोलते हैं इसको, अधर सतह बोलते हैं, और नीचे वाली सतह को हम बोलते हैं डॉर्सल सतह, ठीक है, डॉर्सल फेस बोलते हैं, पृष्ठ सतह। तो ऊपर वाली सतह पर द्विबीजपत्रों में रंध्र बहुत कम पाए जाते हैं, जबकि निचली सतह पर यानी कि डॉर्सल वाली फेस जो होती है उस पे रंध्र बहुत ज्यादा होते हैं। रीजन क्या है इसको समझेंगे हम अभी।
रीजन ये है कि सनलाइट कहाँ आ रही है, अगर ये पत्ती ऐसे लगी हुई है तो सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है। हमें क्या करना है, वाष्पोत्सर्जन को कम करना है। वाष्पोत्सर्जन आपको पता है एक आवश्यक हानि होती है, मतलब वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए जरूरी भी है, लेकिन एक्सेसिव वाष्पोत्सर्जन वो नहीं करने दे सकते, यानी ट्रांसपिरेशन नहीं करने दे सकते। तो सनलाइट अगर पत्ती पर इधर गिर रही है तो बहुत पानी लॉस हो जाएगा, क्योंकि पूरी पत्ती जो है वो सन के कांटेक्ट में आ रही है, लाइट के, है ना। और अगर इसमें बहुत सारे रंध्र होंगे तो उन रंध्र से पानी भी बहुत सारा जलवाष्प बनकर निकलेगा। तो यहाँ पे रंध्र कम है, लेकिन होना जरूरी है क्योंकि हमें प्रकाश संश्लेषण करना है, उसके लिए भी रंध्र चाहिए। नीचे वाली सतह पर क्या है, रंध्र बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, तो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन नीचे वाली सतह पे कम होगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस तो कहीं से भी आ सकती है, तो वो नीचे वाली सतह से भी आ जाएगी, ये ठीक है। तो दोनों सतह पर नॉर्मली समान होते हैं, किंतु निचली सतह पर इनकी संख्या अधिक होती है, और उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं, आपको याद रखने हैं इसको, ठीक है। जलमग्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे मुझे डाउट ग्रुप में पूछते आ रहे हैं, हालांकि आप ये 10th में पढ़कर आए हैं कि जलमग्न यानी कि ऐसे पादप या प्लांट जो सबमर्ज होते हैं या पानी में पूर्णतया डूबे हुए रहते हैं, उनमें रंध्र या तो होते ही नहीं है, यानी कि स्टोमेटा या तो मिलेंगे ही नहीं, या फिर निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पानी से ही सब कुछ मिल रहा है। उनको पानी में रहते हैं तो पानी के अंदर उनको नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सतह से ही क्या मिल जाती है, उनकी जो नॉर्मल सतह होती है उसी से वो क्या कर लेते हैं, तने की या पत्ती की क्या कर सकते हैं, वो गैस का एक्सचेंज कर सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन उन्हें करना नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर वाष्पोत्सर्जन का कोई मतलब नहीं है। जब डूबे ही पानी में रहना है तो पानी को लेना और अवशोषित करना क्यों। ऐसा ही हमने जब जड़ों की बात की थी तब भी ये बात की थी कि जो जलमग्न पौधे होते हैं उनमें जड़ें जो है वो अवशोषण का काम नगण्य रूप से करती है, क्योंकि पानी में ही रह रहे हैं, वो ज्यादा जड़ को अवशोषित करने की जरूरत ही नहीं है। पानी पानी ही पानी फैला हुआ है चारों तरफ, ठीक है। ये दो फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और जलमग्न पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं या निष्क्रिय रंध्र पाए जाते हैं। उदाहरण मैं आपको एक बता देती हूँ, हाइड्रीला, और ये उदाहरण आप याद रखेंगे क्योंकि कई कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक। चलिए, रंध्र हमने देख ही लिए, आगे बात करते हैं। शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों जैसे कि कनेर, चीड़ आदि में रंध्र गड्ढों में धसे रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि जनरली हम जब बाहरी त्वचा बनाएंगे तो हम रंध्र ऐसे बनाते हैं, ठीक है। जब भी आप बाहरी त्वचा यानी पत्ती की बाहरी त्वचा का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप रंध्र ऐसे बताते हैं। ये नॉर्मल रंध्र है जो सतह पर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पादप, शुष्क स्थानों पर रहने वाले पादप, मतलब हम कह सकते हैं मरुद्भिद पादप, जिनमें वैसे ही आसपास पानी की कमी होती है ना, और फिर उन्हें वाष्पोत्सर्जन होने से भी पानी बचाना है, तो वो क्या करते हैं, अब रंध्र तो रखने ही पड़ेंगे क्योंकि जरूरी है प्रकाश संश्लेषण और गैसों के एक्सचेंज के लिए। तो वो क्या कर देते हैं, एक चालाकी कर लेते हैं। क्या चालाकी कर लेंगे कि वो एक ऐसा गड्ढा बना लेते हैं पत्ती में। हालांकि ये इतना बड़ा गड्ढा नहीं होता है कि आप आंखों से उसे देख पाए, है ना, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। तो इस गड्ढे के अंदर वो रंध्र होता है। अब क्योंकि ये रंध्र गड्ढे में है तो इससे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको कोई नाम देना पड़ेगा। तो इसको हमने नाम दे दिया गर्त रंध्र, और ये भी आपको याद रखना है, सनकन स्टोमेटा कहते हैं इसको। ये स्पेशल कैरेक्टर है शुष्क पादपों या मरुद्भिद पादपों का। ये अभी जितने भी मैं बार बार कह रही हूँ, पॉइंट बता रही हूँ, ये सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं और आपके क्लास 11th में भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में भी, ठीक है। सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। उदाहरण आपको यहाँ दिख ही रहे, कनेर और चीड़ दे ही रखा है हमने। इसके अलावा मरुद्भिद पादपों में भी ऐसा होता है। इन्हें धसे रंध्र यानी कि सनकन स्टोमेटा कहते हैं। ऐसे रंध्र वायु के सीधे संपर्क में नहीं आते, ठीक है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन कम होगा। और यही उनकी चालाकी है कि वाष्पोत्सर्जन कम हो, क्योंकि पहले ही नीचे से पानी नहीं मिल रहा, और पानी अगर लॉस कर देंगे तो जीवन यापन कैसे करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी समझा चुकी हूं वैसे तो, पृष्ठाधारी जिसको हम बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रल,
क्या है डोर्सोवेंट्रल। द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उनकी पत्तियां जो है अभी मैंने बताया ऊपर से अलग दिखती है, नीचे से अलग दिखती है। तो दोनों सतहों में फर्क होता है। ऊपर वाली सतह को हम अधर सतह और नीचे वाली सतह को हम पृष्ठ सतह कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये पत्ती है मान लो और ये द्विबीजपत्री है। इसकी क्या निशानी है इसके पास कि ये जालिकावत शिराविन्यास लेकर आई हुई है, ठीक है। और ये भी एक द्विबीजपत्री का कैरेक्टर है। एक और अंतर, क्या अंतर है कि ये जो ऊपर वाली सतह है इसको हम बोलते हैं अधर सतह, यानी कि वेंट्रल सरफेस। इसको याद रखें, ये बार बार आता रहेगा। और नीचे वाली जो कि हमें नहीं दिख रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा बस आपको बताने के लिए बता देती हूँ कि जो नीचे वाली सतह होगी इसके जस्ट अपोजिट, वो क्या हो जाएगी हमारी पृष्ठ सतह, डॉर्सल। ये पत्ती की खासियत है। एक तो जालिकावत शिराविन्यास प्लस इनमें क्या होता है, इनकी पत्तियां पृष्ठाधारी होती है। ये नाम आपको याद रखना है, पृष्ठाधारी, ठीक है। पत्ती की निचली सतह पर रंध्र अधिक होते हैं, जो कि हम बात कर चुके हैं, किंतु समद्विपार्श्व, ये क्या है, समद्विपार्श्व मतलब कि सम मतलब समान, द्वि का मतलब दोनों, पार्श्व का मतलब सतह, मतलब दोनों सतह अगर समान हो। और ऐसा किस में होगा, ऐसा होगा एक बीजपत्री में। एक और अंतर आपके सामने आ रहा है, एक बीजपत्री और द्वि, इसको क्या बोलते हैं, समद्विपार्श्व को इंग्लिश में आइसो बाइलेटरल। अगर आप गन्ने को देखें, अगर आप घास को देखें, अगर आप मक्के को देखें, जो कि सब एक बीजपत्री पादप हैं, तो इनकी पत्तियां ऐसी रहती हैं सीधी। नॉर्मली गन्ने की आपने देखी होगी, घास की देखी होगी, और इनकी दोनों पत्तियों की सरफेस में कोई अंतर नहीं होता, सेम होती है, क्योंकि दोनों सतह समान है। और इसीलिए हम इनको कहते हैं समद्विपार्श्व। और समद्विपार्श्व पत्तियों की क्या खासियत होती है, क्योंकि इस पे सनलाइट एक जैसी गिरती है। भाई खड़ी है तो इधर से भी उतनी गिर रही है, इधर से भी उतनी गिर रही है, तो इनमें रंध्रों की संख्या समान होती है, कोई फर्क नहीं है ऊपरी और निचली सतह, क्योंकि इनके पास ऊपरी और निचली सतह है ही नहीं, दोनों एक जैसी है, ठीक है। समद्विपार्श्व पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र समान रूप से पाए जाते हैं। मैं सबको स्टार लगाती आ रही हूं और एक्सप्लेन करती जा रही हूं, ये अच्छे से सुन ले, सब कुछ छोड़ छाड़ के, वरना 10 बार पढ़ोगे पृष्ठाधारी और समद्विपार्श्व और फिर बोलोगे मैम आपने बताया ही नहीं, ठीक है। इसको नोट करते चले। चलिए अब कार्य, वैसे हमें पता ही है, जन्म जन्मांतर से हम रंध्रों के कार्य पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी तसल्ली के लिए बुरा मान जाता है, इसलिए पढ़ लेते हैं। रंध्र प्राय दिन के समय खुलते हैं तथा रात्रि के समय बंद हो जाते हैं, ठीक है। रंध्रों की खुली अवस्था में इनके द्वारा गैसों का पौधों तथा वातावरण के बीच गैसीय विनिमय होता है। वही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर देना, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आदान प्रदान करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रंध्रों द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन मतलब बता चुकी हूँ, ट्रांसपीरेशन, वो कई बार वर्ड आ चुका है, फिर भी मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। जिससे अतिरिक्त जल वायुमंडल में चला जाता है तथा जल का एक खिंचाव उत्पन्न होता है और जड़ों द्वारा जल व लवणों का अवशोषण होता है। देखो ये कहानी हम थोड़ी सी 10th में पढ़ के आए हुए हैं और फिर हमें पढ़नी है, चिंता मत को, फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है आप भूल गए हो, तो कहेंगे मैम पढ़ा देंगी फिर से। देखो क्या होता है, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ अभी, कि ये हमारी जड़ें हैं पेड़ों की, ठीक है। पत्ती, ये यहाँ पे पत्ती से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। अब देखो जड़ से पानी का ऊपर चढ़ना, ये थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण की विपरीत बात है ना। नॉर्मली ऊपर से चीजें नीचे आती हैं, जल को हमें नीचे से ऊपर ले जाना है, मतलब हमें कोई प्रेशर चाहिए ऐसा, जैसे कि हम घरों में करते हैं, जब आपको टंकी के ऊपर पानी चढ़ाना होता है तो हम मोटर चलाते हैं,
ताकि पानी जो है वो टंकी में चढ़ जाए, मतलब आपने कोई प्रेशर दिया उससे, कोई एनर्जी दी। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए मोटर कौन है, इसके लिए ये मोटर वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन। थोड़ा सा मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूं, इसको समझने की कोशिश करना कि जब यहां से पानी उड़ता है वाष्प बन के, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो यहां वाली कोशिकाओं में जल की कमी हो जाएगी, यहाँ का जल तो उड़ गया। अब अगर किसी कोशिका के पास जल कम हो गया तो वो क्या करेगा, दूसरों से लेगा, तो वो पास वाली कोशिका से जल मांगता है, ला जल दे, मेरे को सूरज भगवान जला रहे हैं, जल दे वरना मेरी तो आज आखिरी दिन है। वो पास वाली कोशिका से जल ले लेता है, इधर वाली कोशिका से जल ले लेता है, सब कोशिकाओं से जल ले लेता है, क्योंकि ऊपर इस सतह पे सूरज भगवान अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। लेकिन अब पास वाली कोशिका में जल कम हो गया तो वो क्या करेगी, वो उससे पास वाली कोशिका से लेगी। इस तरह ये कोशिकाएं आपस में क्या करती है, जल को लेती रहती है। अब जल के लेने की वजह से यहाँ पे एक दाब बनता है, प्रेशर बनता है, और यही प्रेशर रूट को मजबूर करता है, यानी कि जड़ों को मजबूर करता है कि वो पानी को खींचे। ये बहुत शॉर्ट में है क्योंकि हम 10th में पढ़ के आए हैं इसे, और फिर हमें पढ़ना भी आगे, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में सिर्फ इसका काम बताने के लिए यहाँ पे समझा दिया है। समझ गए आप। और ये जड़ों द्वारा जल व रंध्रों का अवशोषण करते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन हो किससे रहा है, रंध्र से हो रहा है, मतलब इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि अवशोषण में रंध्र का ही योगदान है। साथ में ये क्या करेगा, जल और खनिज का भी क्या करता है, अवशोषण करता है जल के साथ। बात करते हैं बाहरी त्वचीय अतिवृद्धियां, यानी कि एपिडर्मल आउटग्रोथ क्या है। ये हमें बाहरी त्वचा के साथ पढ़नी थी, लेकिन वहां पे रह गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है कि बाहरी त्वचा यानी कि जो हम एपिडर्मिस की बात करते हैं, उस पर अगर कुछ चीजें बनी हुई है, कुछ सजावट कर दी है हमने, है ना, जैसे कि हम क्या बना देते हैं, जब जड़ की बात करते हैं रोम बनाते हैं, इन रोम को हम कई बार ट्राइकोम भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये बाहरी त्वचा से ही निकली हुई कुछ चीजें हैं, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, बाहरी त्वचीय अतिवृद्धियां। तो ऐसी चीजें जो बाहरी त्वचा की कोशिकाओं से बनी होती है और कुछ अलग रूप धारण कर लेती है, रूपांतरित हो जाती है, तो फिर हम उसे क्या कह देते हैं, बाहरी त्वचीय अतिवृद्धियां। अधिकांश पौधों की बाहरी त्वचीय कोशिकाओं पर रोम या ट्राइकोम विकसित हो जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक कोशिकीय किस में होते हैं और बहुकोशिकीय किस में होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, क्योंकि मैं ये पहले बता चुकी हूँ कई बार। तो अब आपको लिखना है ताकि आपको पता चले कि आपको याद है या नहीं। ये एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो एक कोशिकीय का उदाहरण और बहुकोशिकीय का उदाहरण। चलिए, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे ताराकार। ताराकार मतलब ऐसे शेप के भी मिल सकते हैं, ठीक है। ग्रंथिल हो सकते हैं या ग्रंथिमय हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे रोम जो क्या करते हैं, किसी न किसी पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं, मतलब स्त्रावण करते हैं, किसी पदार्थ को अपने में से बाहर निकालते हैं। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, घट बख्शी पादप, जो कीट बख्शी पादप होते हैं उनके रोम बताए थे मैंने आपको कि उसमें बहुत सारे ऐसे हेयर होते हैं, और ये क्या करते हैं, पाचक एंजाइमों का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, जो कि अंदर आए हुए कीड़े को पचा लेते हैं। तो ये रोम से ही स्त्रावित हो रहा है। तो यही ये कह रहा है कि ग्रंथिल रोम भी हो सकते हैं। ग्रंथिमय छोटे रोम, छोटे भी हो सकते हैं, स्मॉल साइज के, ठीक है। स्टिंग रोम क्या होते हैं, डंक वाले रोम। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जिनमें जो हेयर होते हैं, यानी कि जो बाल होते हैं, ये रोम होते हैं, इनमें विषैला पदार्थ निकलता है, और ये जब भी आपके स्किन पे या किसी जानवर से टच होंगे तो उसको इचिंग, खरोच, जलन या ऐसा कुछ दे देंगे जैसे कुछ चींटी काटी हो। और कहीं आपने देखा भी होगा प्लांट्स में, कभी भिंडी आपने देखी हो, अगर सीजन में आई हुई हो, तो भिंडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको हम नॉर्मली काट देते हैं, है ना, उसको कई बार हम टच करते हैं, उसके बालों को। भिंडी पे भी छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, ऐसे नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। सबके घर में भिंडी तो आती ही होगी। जब हम भिंडी को टच करते हैं तो हमें ऐसा
कांटे सा लगता है, लेकिन वहां कुछ होता नहीं है, वहां पे सिर्फ ये बाल होते हैं। तो ऐसे रोम जो होते हैं वो स्टिंग रोम कहलाते हैं, दंश रोम भी कह सकते हो आप हिंदी में इसको, ठीक है। दंश मारते हैं, कांटा लगाते हैं हमें, है ना। कई प्लांट में होते हैं, किस लिए होते हैं? ताकि दूसरे एनिमल उन्हें खाए ना। रोम पौधों की रक्षा करने के साथ साथ वाष्पीकरण को कम करने का में भी सहायक होते हैं। अगर कोई सरफेस है, ये वाली, ये सतह है पत्ती की, अगर यहाँ पे रोम ही रोम हो, इस तरह से बाल ही बाल हो, तो सनलाइट इस पे कम गिरेगी, क्योंकि आधी तो बाल रोक लेंगे। बालों ने अगर सनलाइट रोक ली है, प्रकाश को रोक लिया है, तो पत्ती पर जाएगा नहीं, पत्ती पर जाएगा नहीं तो रंध्रों तक नहीं पहुंचेगा, रंध्रों तक नहीं पहुंचेगा तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो उसमें भी ये क्या है? सहायक है। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो आपको वैसे तो हमने ड्रॉ कर ही लिया, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये है आपकी सेम के बीच के आकार की जो कोशिकाएं हैं, जिसे हम रक्षक कोशिकाएं कह रहे हैं, ग्रीन कलर की, जिसको गार्ड सेल्स भी कहते हैं। उसके बाहर आप देख रहे हैं ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं, ये सब्सिडरी सेल्स यानी सहायक कोशिकाएं हैं। और ये वाला बीच का जो छेद है, ये हमारा स्टोमेटापोर या स्टोमेटल पोर या रंध्र छिद्र जिसको कहते हैं, वो है, ठीक है। ये डंबल शेप वाली है, जिनमें गार्ड कोशिकाएं डंबल के आकार की होती है, ये उसका उदाहरण है। ये कई मोनोकोट प्लांट, जिसमें आप देख सकते हो घास में भी मिलता है ये, ठीक है। उदाहरण आपको याद नहीं रहे तो आप इसका एक उदाहरण लिख सकते हैं, घास में, ठीक। वहां पे आपको क्या मिलेंगे? मैक्सिमम ये घास में मिलते हैं, बाकी कुछ द्विबीजपत्रियों में भी मिलते हैं, लेकिन अगर आपको जहां उदाहरण लिखना हो या एक दो लिखना है तो आप घास या एक बीजपत्री पौधे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये मोनोकोट्स में मिलते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो रंध्र वाला टॉपिक था वो खत्म होता है। आई होप आपको प्रैक्टिकल पसंद आया और आपको रंध्र दिखे भी हो उसमें। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ।